ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं नमस्कार, एबीपी न्यूज। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं मातृभूमि। और अब शुरू करते हैं वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर छूटने नहीं देंगे आपसे। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर इस वक्त पूरे देश की निगाह है। पहली खबर हरियाणा की उस उभरती हुई मॉडल सिंगर से जुड़ी हुई जो घर से निकली तो थी शूटिंग करने के लिए, लेकिन एक दिन बाद उसकी लाश मिली है। दूसरी खबर राजा हत्याकांड के बाद हुए एक बड़े खुलासे की, क्योंकि राजा रघुवंशी के भाई ने यह दावा किया है कि सोनम ने नरबली के लिए राजा से शादी की थी। तीसरी खबर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के चश्मे वाले विवाद से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर खुद बाबा बागेश्वर ने कहा है कि वो लाखों का जैकेट और चश्मा पहनेंगे। और आज की चौथी बड़ी खबर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती से जुड़ी हुई। आखिर कैसे, ये जानने के लिए मातृभूमि का ये पूरा बुलेटिन आपको मेरे साथ देखना होगा। लेकिन सबसे पहले मॉडल शीतल की खबर। हरियाणा के सोनीपत में उस वक्त आज सनसनी फैल गई जब नहर से एक युवती का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान मॉडल शीतल के रूप में हुई है। शीतल के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान हैं। शीतल की हत्या गला रेत कर की गई, जिसके बाद उसके शव को नहर में फेंका गया। शीतल हरियाणा के पानीपत की रहने वाली थी, जिसकी गुमशुदगी उसके परिजनों ने दर्ज करवाई थी और अब उसका शव सोनीपत में नहर से बरामद हुआ है। पुलिस ने शीतल के शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया साइट्स पर शीतल के फॉलोअर्स की बड़ी संख्या है। शीतल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसमें शीतल काफी खुश नजर आ रही है। और शीतल की हत्या को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। हत्या से पहले अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ ही थी शीतल। नहर के पास से बरामद हुई सुनील की कार, पुलिस ने सुनील को हिरासत में लिया है। तो हत्या से पहले अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ मौजूद थी शीतल। जिस तरह से पुलिस ने इस मामले में ये बड़ा खुलासा किया है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही थी वो हत्या से पहले। नहर के पास जिस नहर से शीतल का शव बरामद हुआ है, उसी के पास सुनील की कार भी बरामद हुई है, जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड पर शक की सुई गहराती दिख रही थी। और अब इस मामले में पुलिस ने सुनील को हिरासत में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। परिवार पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा चुका था। हरियाणा की मशहूर मॉडल और सिंगर शीतल। अब सवाल यह है कि कौन है वो जिसने शीतल को मारा। हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी के नाम से भी शीतल को जाना जाता था। पानीपत के खलीला माजरा की रहने वाली है शीतल। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, 2 दिन पहले वो शूटिंग के लिए गई थी और तब से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही, वो गायब है। रविवार की रात को शीतल का शव बरामद हुआ है एक नहर से, जिस नहर में उसे मारकर फेंका गया। शीतल की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसके गले पर धारदार हथियार का निशान मौजूद है। हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान की गई, जो हाथ में टैटू बना हुआ था। इसके अलावा 14 जून को शीतल ने अपनी बहन से फोन पर बात की थी। बताया जा रहा है कि ये कॉल कट गई और अब उसका शव मिला है उस फोन कॉल के बाद से। वो कुछ बताना शायद चाह रही होगी अपनी बहन को, कोई बात करना चाहती थी, लेकिन फोन बीच में ही कट गया और फिर अगले दिन उसका शव मिला उस नहर से, जहां पर उसके टैटू, हाथ पर बने हुए टैटू से उसकी पहचान की गई, उसकी शिनाख्त हुई और उसके बाद अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नहर में एक युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे जांच की, शिनाख्त की कोशिश की गई। शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है, शीतल नाम की लड़की है और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सोनीपत से बलराम पांडे लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। बलराम, क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि मॉडल को किसने मारा, आखिर वजह पीछे क्या थी, बॉयफ्रेंड की गाड़ी का शव के पास मिलना, क्या कुछ फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम उसी नहर पे मौजूद हैं जहां से शीतल की बॉडी बरामद की गई है और आप देख सकते हैं ये रिलायंस लिंक नहर है, जिस मेन नहर से शीतल के बॉयफ्रेंड को बरामद किया गया, उसकी गाड़ी को बरामद किया गया पुलिस के द्वारा। उसी नहर से ये लिंक है रिलायंस नहर और यहीं से, इसी जगह पर, ठीक सामने आप देख सकते हैं, इसी जगह से शीतल की बॉडी को पुलिस ने बरामद किया। हालांकि उसे पोस्टमार्टम के लिए यहां पर जिला अस्पताल भेजा था, लेकिन
यहाँ से उसे खानपुर पीजीआई हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में उसका जो पीएम है वो शुरू होगा और जब पीएम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि आखिरकार उसकी जो मौत है वो किस तरह से हुई है, उसके पीछे क्या वजह है। इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है और आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर बॉडी को बरामद किया गया था और सबसे पहले बॉडी यहीं पर रखी गई थी और यहीं से बॉडी को उठा करके पंचनामा किया गया और उसके बाद पीएम के लिए भेजा गया। लेकिन आप देख सकते हैं इस नहर को, ये वही लिंक नहर है जो मेन नहर से जुड़ी हुई है और इसी नहर में जो शीतल की बॉडी है वो बरामद हुई थी और इसी जगह वो जो बॉडी है वो आकर के अटकी हुई थी और यहीं से पुलिस ने उस बॉडी को निकाला था। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पुलिस अब सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो शीतल है उसकी हत्या हुई है या फिर कोई और वजह है उसकी मौत की। ये जानने के लिए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस को इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आखिरकार शीतल की जो मौत है वो किन वजह से हुई है। और जिस तरीके से जो उसका बॉयफ्रेंड है, प्रेमी जो है सुनील, उसको पुलिस ने नहर के पास से निकाला है, साथ ही उसकी गाड़ी को बरामद किया है और बताया जा रहा है कि जो सुनील है उसको भी काफ़ी चोटें आई थी, उसको निजी अस्पताल में भर्ती किया गया इलाज के लिए। हालांकि पुलिस लगातार जो सुनील है उससे पूछताछ करने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि जो शीतल की बहन है नेहा, उसने पुलिस को बताया है कि शीतल ने उसे फ़ोन किया था, वीडियो कॉलिंग की थी और उसमें उसने बताया था कि जो उसका बॉयफ्रेंड है उसने उसके साथ मारपीट की, उसका गला दबाने की कोशिश की और अचानक से फ़ोन कट गया। उसके बाद शीतल की बॉडी मिलती है तो कहीं ना कहीं जो शक है परिजनों का वो बॉयफ्रेंड सुनील पर जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस सुनील से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसकी हालत बेहद गंभीर है पुलिस के अनुसार और ये कहा जा रहा है कि जैसे वो स्वस्थ होगा उससे पूछताछ की जाएगी, लेकिन पुलिस लगातार सुनील पर नजर बनाए हुए है। हालांकि गाड़ी का भी टेक्निकल मुआयना किया जा रहा है और साथ ही जो पुलिस है वो सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, आसपास के लोगों से बात कर रही है कि जो ये गाड़ी नहर में गिरी है उसके पीछे क्या वजह थी और सभी पहलुओं पर जांच के साथ अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट पुलिस तैयार करेगी और बताएगी कि किस तरीके से बॉडी बरामद की गई। सबकी नजर पुलिस की कार्रवाई और पुलिस के एक्शन पर ही है। आपके आसपास भी मुझे कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। बलराम, अगर मुमकिन हो आप उनसे बात करें, उन्हें क्या कुछ पता चला, किसने जानकारी दी कि यहाँ पर एक बॉडी है, या इस बाबत वो कुछ बता पाए? देखिए, आपको बता दें कि जो खरखौदा पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और उसी थाना क्षेत्र में ये नहर आती है और यहीं से बॉडी बरामद की गई थी। कल शाम 7:30 बजे के आसपास थाने में फ़ोन आया था कि एक बॉडी यहाँ पर दिखाई दी है। उसके बाद वहाँ से पुलिस यहाँ पर पहुँची और बॉडी को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं वो इसी थाना क्षेत्र के हैं और लगातार पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच करने की कोशिश कर रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि जब यहाँ पर बॉडी मिली तो कितने बजे आप लोगों को जानकारी दी गई थी और क्या कुछ बताया गया था? यही आया था जी, 7-8 बजे से फ़ोन आया था भाई कि ऐसे ऐसे एक नहर में बॉडी है। जैसे हमारे पास फ़ोन आया उसी टाइम हम यहाँ तुरंत फुर्ती आ गए और हमने लाश को यहाँ देखा और अपने जैसे अपनी कार्रवाई करके अपने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया उसको। मतलब अब बाकी आगे पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं इस चीज़ का। तो अच्छा, ये भी जानकारी मिली है कि जो जिला अस्पताल है वहाँ से बॉडी को रेफर कर दिया गया है खानपुर पीजीआई और वहाँ पर उसका पीएम होगा। हालांकि क्या अभी तक पुलिस को पीएम रिपोर्ट मिली है? अच्छा, तो आपको बता दें जो पुलिसकर्मी है उनका कहना है कि इस बारे में उनको जानकारी नहीं है, सीनियर अधिकारी इस मामले में बता सकते हैं। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि अभी पीएम नहीं हुआ है। हालांकि पीएम के लिए जो जिला अस्पताल है उसने रेफर किया है खानपुर पीजीआई में और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में शीतल का पीएम होगा और जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि आखिरकार उसकी मौत किस वजह से हुई है और उसके बाद जो पुलिस की जांच है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया, जिस तरीके से शीतल की बहन नेहा ने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ मारपीट की और अचानक से फोन कट गया और उसके बाद अब उसकी बॉडी मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो आशंका है आप बनाकर रखिएगा नजर। बलराम, फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, और ये राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की।
राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजा रघुवंशी मर्डर केस में लगातार पुलिस जांच कर रही है और अब इस हथियार को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही थी, तो ये बड़ी सफलता पुलिस को के हाथ लगी है। राजा की जिस हथियार से हत्या की गई वो हथियार बरामद कर लिया गया है। उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वही हथियार है जिससे वार किया गया था, जिसको दाव कहा जाता है वहां लोकल लैंग्वेज में। आप इसे कुल्हाड़ी की तरह भी देख सकते हो और इसी धारदार हथियार से वार किया गया था राजा रघुवंशी के ऊपर, जिससे उसकी हत्या की गई थी। वहीं से खरीदा गया था और उसके बाद उस पर इसी से अटैक किया गया था। ये दाव जिसको इस वक्त आप देख रहे हो और इसी की पुलिस को काफी सरगर्मी से तलाश थी और ये बरामद हो चुका है। राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार एक बड़ा सबूत कि किस तरीके से पूरी साजिश रचते हुए राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया, उसकी हत्या की गई, पूरी प्लानिंग किस तरह से रची गई थी। ये बहुत बड़ा सबूत और बहुत बड़ी सफलता इस पूरे केस में पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि हथियार का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस को सुलझाने में और अब वो हथियार भी हाथ लग चुका है पुलिस के। राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, क्योंकि इस हथियार को लेकर पुलिस जगह जगह छानबीन कर रही थी कि आखिर किस तरह से इसे ढूंढा जाए। अब देखना होगा कि इसको बरामद करने में पुलिस को किस तरीके से सफलता हाथ लगी, कहां से इसे ढूंढा गया, कहां से ये बरामद हुआ है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें राजा रघुवंशी मर्डर केस में यह सबसे बड़ी खबर, हथियार जो इस्तेमाल हुआ था जिससे राजा के ऊपर वार किए गए थे वो बरामद कर लिया गया है। उसे ढूंढने में पुलिस कामयाब हो गई है। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ। मनोज, बड़ी सफलता, वो हथियार जिससे वार किया गया, जिससे हत्या की गई राजा रघुवंशी की, मिल गया पुलिस को? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि हथियार जो है वो पुलिस को पहले ही बरामद हो गया था। हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और ये जो हथियार था इसकी तस्वीर अब पहली बार सामने आई है। तस्वीरें जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पहली बार ये हथियार सामने आया है जिससे राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। विशाल ने पहला वार राजा रघुवंशी के ऊपर किया था और बहुत तेज वार किया था। यही वजह थी कि आकाश की शर्ट के ऊपर खून के छींटे आए थे और सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया था। तो जो कड़ियां हैं वो लगातार इस मामले से जुड़ती जा रही हैं। हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। हथियार पर कुछ खून की जो धब्बे थे वो भी पुलिस को नजर आए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट जो आएगी सामने तब उसमें ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसी हथियार से जो है वो हत्या की गई थी। आपको बताना चाहूंगा कि ये हथियार है वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से आरोपियों ने खरीदा था और उसके बाद जब डबल डेकर ब्रिज से ऊपर आने के बाद सोनम राजा को एक जगह पर ले गई जो सुनसान जगह थी, वो एक पार्किंग थी। वहां पर तीनों आरोपी मौजूद थे और तीनों आरोपियों ने मिलकर पहले राजा रघुवंशी के ऊपर इस हथियार से वार किया और उसके बाद उसको नीचे खाई में धकेल दिया। सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि राजा रघुवंशी ने बचने की पूरी कोशिश की थी। उसने जो आरोपी थे उनसे लड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि 4-5 घंटे का सफर तय करने के बाद वो ऊपर चढ़कर आया था, वो बहुत थक गया था, इसलिए वो खुद को नहीं बचा पाया और जोरदार हथियार के वार से वो बेहोश हुआ और उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद शव को खाई में फेंक दिया गया था। तो पुलिस को हथियार ये पहले ही मिल गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा एविडेंस है पुलिस के पास ये हथियार, जिसको फोरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने भेज दिया है। बिल्कुल, तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं मनोज कि ये हथियार जिसकी बरामदगी पहले ही हो चुकी थी और अब इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। तस्वीर पहली बार सामने आई है और यही वो वेपन है जिसके जरिए पहला वार किया गया था, जिससे राजा को बिल्कुल बेसुध कर दिया गया, उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसे खाई में फेंका गया। मनोज, इस पूरे केस में ये हथियार, ये दाव जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जिसकी पहली तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है इसका बरामद होना? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, किसी भी मर्डर केस के अंदर किसी भी जो वेपन है उसका रिकवर होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो ये एस्टेब्लिश करता है कि हाँ इसी हथियार से जो है कत्ल किया गया था। और हथियार जब बरामद हो गया है उसके बाद फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, तो हथियार की जो बरामदगी है वो हर मर्डर के केस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए कि हथियार ये बरामद हो गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये पूरा एक प्री प्लान मर्डर था। आरोपी यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके थे, सोनम राजा रघुवंशी के साथ बाद में पहुँची थी। हथियार गुवाहाटी से खरीदने के बाद आरोपी यहाँ पहले आ चुके थे और
उसके बाद डबल डेकर ब्रिज पर जाने का जो प्लान था वो भी सोनम का ही था और आरोपी उस रास्ते पर, यानी कि जिस रास्ते से मैं भी गया था 4000 सीढ़ियाँ उतरकर और 4000 सीढ़ियाँ वापस चढ़कर मैं आया था, तो ऊपर आने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त लगा था। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था और जाहिर सी बात है कि इतनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद राजा रघुवंशी भी जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया था। और जब वहाँ से 8 किलोमीटर दूर उसको उस जगह पर ले जाया गया जहाँ पर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया जाना था, तब वो बहुत थक चुका था। उसने पूरी कोशिश की थी खुद को बचाने की, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाया। विशाल ने पहला वार उसके सर के ऊपर किया, जिसमें बहुत तेज वार था। उसके सर से जो खून निकला उसकी छींटे आकाश की शर्ट पर पड़ी और क्योंकि उसकी शर्ट पर खून दिख रहा था, यही वजह थी कि सोनम ने अपना रेनकोट उतार करके आकाश को दे दिया था। इसके बाद तीनों स्कूटी से निकल गए थे और स्कूटी को एक जगह खड़ा करके फिर अलग अलग रास्तों से फरार हुए थे। तो जो ये वेपन रिकवर हो गया अपने आप में बहुत बड़ी रिकवरी है पुलिस के लिए और बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे केस में पुलिस के लिए। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है मनोज, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश क्या कह रही है, पुलिस प्रशासन की आखिर कहां तक पहुंची और क्या अभी और राज सामने आने बाकी है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अभी और राज सामने आने बाकी हैं। अभी तक सोनम का जो फ़ोन है वो रिकवर नहीं हुआ है। लगातार आरोपियों से पूछताछ चल रही है। 5वें दिन की आज पूछताछ जो है वो लगातार आरोपियों से जारी है और तकरीबन 7 से 8 घंटे की पूछताछ रोज की जाती है। फिलहाल अभी सभी आरोपियों से इंडिविजुअल पूछताछ की जा रही है, अलग अलग पूछताछ हुई है और जितने भी आरोपियों ने बयान दिए हैं, चाहे सोनम हो चाहे राज हो, उसके अलावा जो बाकी आरोपी हों, सबके अभी अलग अलग बयान दर्ज किए गए हैं। सभी बयानों को मिलाया जा रहा है। अगर बयानों में विरोधाभास पाया जाता है तो सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि शुरुआत में सामने आया था कि सोनम और राज एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। सोनम का ये कहना था कि राज मास्टरमाइंड है और राज का कहना था कि सोनम मास्टरमाइंड है। हालांकि बाद में साफ हुआ कि साजिश में दोनों ही शामिल थे और दोनों ने ही इस पूरे प्लान को रचा था और उसके बाद राज ने अपने 3 दोस्तों को शामिल किया था इस पूरे प्लान के अंदर और ये प्लान पहले से ही बनता हुआ आ रहा था। इसमें जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी ये साफ कर दिया था कि पहले कुछ और प्लान्स थे इनके, यानी कि सोनम को एक गुम करने का प्लान था। कि पहले ये प्लान बनाया गया था कि फरवरी के महीने में सोनम का ऐसा बहाना बना जाएगा कि सोनम नदी में बह गई है, उसके बाद ये फरार हो जाएंगे। तब वो संभव नहीं हो पाया। इसके बाद दूसरा प्लान इन्होंने ये किया था कि किसी महिला की बॉडी को लाकर स्कूटी के पास जला दिया जाएगा और उसके बाद ये कहा जाएगा घर पे कि सोनम के साथ हादसा हुआ और वो जल गई। वो भी प्लान संभव नहीं हुआ। जब शादी हो गई, शादी के बाद फिर इन्होंने ये प्लान किया कि अब जो राजा रघुवंशी को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो ये जो प्लान था वो लगातार उनका चल रहा था। हालांकि ये सक्सेसफुल भी हुए थे। आज एक वीडियो भी सामने आया जिसके अंदर राजा रघुवंशी और सोनम दिखाई दे रहे हैं। तो एक के बाद एक जो एविडेंस है वो पुलिस को लगातार इस पूरे मामले में मिलते जा रहे हैं और जब पुलिस इन एविडेंस को कोर्ट के सामने रखेगी तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इस पूरी वारदात के अंदर ये सभी लोग शामिल थे और किस तरीके से एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो थी वो राजा रघुवंशी के कत्ल में रची गई थी। जी और मनोज, हर दिन आपने भी कहा कि नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो वो डबल डेकर ब्रिज है वहां पर हजारों की संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं। आज भी एक नया वीडियो हमने देखा जिसे अपलोड किया गया और उसमें राजा और सोनम साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। खबर ये भी मिल रही थी कि पुलिस इस तरह के वीडियोस को भी अपनी जांच में शामिल कर रही है, उस वीडियो को भी करेगी, जिसने रिकॉर्ड किया उस तक भी पहुंचेगी। जी बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस के सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो वीडियो उनके संज्ञान में है और जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया है उसका नाम देव सिंह है और देव सिंह से पुलिस की बातचीत हो चुकी है। पुलिस अब इस वीडियो को अपने जो एविडेंस है उसमें शामिल करेगी। देव सिंह के बयान भी दर्ज किए जाएंगे, उससे पूछा जाएगा कि वो उस दिन किस तरफ से आया था, किस तरफ जा रहा था। हालांकि वीडियो में साफ है कि देव सिंह डबल डेकर ब्रिज की तरफ जा रहा था और जो सोनम और राज है वो ऊपर की तरफ आ रहे थे। पुलिस का ये भी कहना है कि हो सकता है कि देव सिंह जो ब्लॉगर है जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस वीडियो को पोस्ट किया है, उनके पास और भी वीडियोस इस तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि वो एक्सीडेंटली वीडियो शूट किया था। उनका कोई मकसद नहीं था इस वीडियो को शूट करना, लेकिन वो उस रास्ते को शूट करते हुए जा रहे थे, इस वजह से वो वीडियो में सोनम और राजा कैद हो गए। इसके अलावा हो सकता है कि आरोपी भी उनके किसी वीडियो में कैद हुए हों, तो पुलिस जो है देव सिंह से भी उनके भी बयान लेगी कि किस कंडीशन में दिखे थे। और क्योंकि जिस रास्ते से देव सिंह जा रहे थे उस रास्ते से बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं। मैं अभी जब गया था तो उस रास्ते पर मैंने किसी भी टूरिस्ट को नहीं देखा था। जिस दिन मैं गया था वो एकदम सुनसान रास्ता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि ये जो रास्ता चुना गया था वो बिल्कुल अलग से चुना गया था। इसके अलावा दूसरा रास्ता क्यों नहीं चुना गया, और जहाँ पर मर्डर को अंजाम दिया गया वो भी एक सुनसान जगह है, वहाँ पर भी कोई टूरिस्ट नहीं जाता है। वो 2 साल से जो जगह है वो बंद पड़ी हुई है। तो अभी ये कड़ियों को जोड़ना बाकी है, क्योंकि तीनों आरोपी
पहले यहाँ पर नहीं आए थे, ये बात साफ हो चुकी है। तो क्या सोनम को उस जगह के बारे में पूरी जानकारी थी, और अगर जानकारी थी तो कैसे थी? क्या सोनम यहाँ पर पहले आई थी या किसी और ने उसको जानकारी दी थी? ये अभी जांच का विषय है। इसके बारे में सोनम से लगातार पूछताछ की जा रही है। ठीक है जी, ठीक है मनोज, आप रहिएगा हमारे साथ। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, ये हथियार जिसकी पहली तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, इसी हथियार से राजा पर वार किया गया था, उसकी हत्या की गई थी। शिलांग से लेकर इंदौर तक राजा मर्डर केस की जांच हो रही है, आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। तो वहीं अब इस मामले में राजा के परिवार ने ऐसी आशंका जताई है जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजा के भाई सचिन, जिसका दावा है कि राजा अकाल मृत्यु मरा है, दोनों के गायब होने के बाद सोनम के घर पर सोनम की उल्टी तस्वीर टांगी गई। उल्टी तस्वीरें टांगने के बाद सोनम लौटकर भी आई। साथ ही दावा किया गया कि सोनम कामाख्या मंदिर गई, जहां तंत्र मंत्र भी होता है। सचिन का यह भी कहना है कि शादी से पहले सोनम के पापा को हार्ट अटैक आया था और सोनम ने पिता की जान बचाने के लिए सोनम की शादी जो है वो हो गई, जिसकी वजह से ये सभी घटनाएं तंत्र मंत्र की ओर इशारा करती हैं। ऐसा कहना है राजा के भाई सचिन रघुवंशी का। किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उनने मेरे को सोचने मजबूर कर दिया। उल्टी फोटो लगाई गई, फिर जहाँ सोनम गई थी वहाँ तंत्र मंत्र होता है। मैं नहीं सर, कोई भी इंसान होगा वो भी सोचेगा इस बात के लिए कि भैया आज जो पापा को बचाने के लिए इसने कि पापा को अटैक आए हैं तो अरेंज मैरिज कर लूँ, मैं दिक्कत नहीं आएगी है। तो उन्हें पापा को बचाने के लिए अरेंज मैरिज करके और राजा को मार डाला, और जो प्लानिंग उसकी थी वो सक्सेस हो जाती हो तो वैसे तो इसलिए मैं तंत्र मंत्र बाहर निकली गई है। तो देखिए, अब परिवार की तरफ से जो भाई है राजा रघुवंशी का, उनकी तरफ से एक नई बात कही गई है। इस पर बात करने के लिए अंबुज पांडे से इसका रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, एक नया एंगल निकल कर आ रहा है जिसमें नरबली की बात की जा रही है, जिसमें तंत्र मंत्र के साधना की बात की जा रही है। परिवार की आशंकाएं क्या है इसको लेकर? जी देखिए शिरीन, बिल्कुल अब ये राजा मर्डर केस जिस तरीके से गुत्थियां खुल रही हैं, मेघालय पुलिस तो पहले ही कह चुकी है कि वो इस केस का पर्दाफाश कर चुके हैं। राज जो है इसका मास्टरमाइंड था, सोनम मिली हुई थी और तीनों सहयोगियों ने बिना किसी सुपारी के या बिना किसी लालच के दोस्ती में इनका सहयोग किया था। लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से कई नई बातें सामने आ रही हैं। हमने पहले भी बात की थी जब राजा की मां से, तब भी उन्होंने ये आशंका जताई थी कि बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सोनम का जो परिवार है वो तंत्र मंत्र में काफ़ी विश्वास रखता है। उनका इस बात को लेकर के डाउट था कि जब सोनम गायब हुई, राजा सोनम दोनों गायब हुए, तब एक किसी तांत्रिक के कहने पर उनके घर पर सोनम की उल्टी तस्वीर लटकाई गई, एक टोटका किया गया और सोनम कैसे भी सही लेकिन वापस आ गई। अब उनका ये संदेह गहराता जा रहा है कि सोनम की जो प्लानिंग थी कि राजा को कामाख्या मंदिर ले जा कर के वहाँ पर ले जाया गया, उसके बाद वहाँ से शिलोंग वो लोग गए और वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। तो अब परिवार को ये आशंका है कि कहीं तंत्र मंत्र भी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं सोनम ने किसी तरह का, क्योंकि पहले भी कहा गया था कि मंगल ग्रह को काटने के लिए, ऐसा तो नहीं कि सोनम ने राजा को रास्ते से हटाया है और मंगल ग्रह काटने के लिए एक ये पूरी साजिश रची गई। और ये भी कहा गया, राजा की मां ने पहले भी कहा था, अब राजा के भाई ये बात बोल रहे हैं, राजा की मां ने ये भी कहा था कि जो सोनम का जो परिवार है, खासतौर पर उसकी मां, उन्होंने उनको बताया था कि जो कामाख्या मंदिर है वहां पर तंत्र मंत्र होता है। तो निश्चित तौर पर परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसको कई तरह की शंकाएं हो रही हैं। अब उनको इस बात की तमाम तरह की आशंकाओं से ये परिवार घिरा हुआ है और सवाल एक ही कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके बेटे को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर सेक्टर 3 की एक इमारत में भीषण आग लग गई है। आग जिस इमारत में लगी वो एक कमर्शियल बिल्डिंग है जिसका ऊपरी तल आग की चपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने का काम जारी है। आग की वजह से आसमान में काले धुएं का गुबार देखा जा सकता है। आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया है और पड़ोस की इमारतों से लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। बिल्डिंग में आग किस वजह से लगी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन आप जरा तस्वीरें देखिए। सेक्टर 3 की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग बताई जा रही है, जिसके छत पर आग लगी है, टॉप फ्लोर पर आग लगी है। अफरा तफरी का माहौल, आग पर काबू पाने की कोशिशें यहां पर की जा रही है। आग के लपटे, काले धुएं का गुबार दोनों साफ देखा जा सकता है।
और अब कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। आग कैसे लगी ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर पानी भर गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, रत्नागिरी, भिवंडी और कोल्हापुर, जहां आप देखेंगे कि किस तरीके से हर जगह बारिश का कोहराम। अलग अलग नदियां उफान पर, बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रत्नागिरी की तस्वीर देख लीजिए, चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। भिवंडी में भी हाल कुछ ऐसा है, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी सुस्त हो गई है। कोल्हापुर में भी नदियों का पानी अब निकलकर हाईवे और सड़क की तरफ कूच कर गया है और तीनों ही तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। भारी बारिश की वजह से आसमानी आफत कुछ इस तरीके से बरस रही है कि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और अब ये सड़कों तक पहुंच गया है, लोगों के घरों तक पहुंच गया है, रिहायश इलाकों तक रुख कर रहा है। पानी का बहाव कितना तेज है आप जरा देखिए। ये रत्नागिरी की तस्वीरें हैं, किस तरह से नदी से निकलकर ये पानी सड़क की तरफ बढ़ता हुआ और उस दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रास्ते कई जगह पर पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए और आप जब इसका बहाव देखेंगे तो समझ आएगा कितना तेज है। देखिए आप, ये एक और तस्वीर, भिवंडी की तस्वीरें हैं। ये स्कूटी, कार, ट्रक सब कुछ इस पानी के तेज बहाव के बीच आगे बढ़ने को मजबूर, लेकिन सबकी स्पीड जो है वो धीमी पड़ गई है क्योंकि पानी सड़क पर पूरा पसरा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो गया है। भिवंडी से आई ये तस्वीरें भारी बारिश के बाद। और कोल्हापुर में भी आप देखिए, कोल्हापुर में पंचगंगा नदी जो है वो इस वक्त उफान पर है और इसकी वजह से दिक्कतें लगातार हर दिन बढ़ रही है। और मुंबई में भी लगातार बारिश हो रही है, बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश की वजह से नवी मुंबई इलाके में एक दीवार गिर गई। हादसा नवी मुंबई के वाशी इलाके में हुआ। दीवार गिरने से कई गाड़ियां दब गई। बारिश के बाद मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल जमाव जैसे हालात हैं और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें कई जगहों पर हादसे हुए हैं, लोगों को नुकसान बड़े स्तर पर हुआ है। ये तस्वीरें वाशी इलाके की, दीवार गिरने की वजह से भारी बारिश के बाद दीवार कमजोर हुई और गिर पड़ी भरभरा कर। और देखिए जो वहां आसपास वाहन खड़े हुए थे, जो स्कूटी, बाइक, कार, सब इस दीवार के नीचे दबे हुए नजर आ रहे हैं। और ये तो एक इलाका है जहां की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुंबई के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हर साल भारी बारिश के बाद इसी तरह मुसीबत से 2-4 लोगों को होना पड़ता है। सड़कों पर पानी डेरा जमा लेता है तो कई जगह अंडरपास पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं, रूट डाइवर्ट हो जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों का सफर तय करना पड़ता है। ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या पहले से ही मुंबई के लिए और बारिश के दिनों में ये डबल हो जाती है। महाराष्ट्र के पुणे में कल एक पुल ने जल समाधि ले ली। हादसा पिंपरी चिंचवाड़ में इंद्रायणी नदी पर हुआ, जहां एक पुराना पुल बह गया। पिंपरी चिंचवाड़ में पुल के ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बड़ी बड़ी मशीनों से मलबे को हटाया गया और लोगों की तलाश के लिए कई टीमों को लगाया गया। हादसे के दौरान पुल पर कई लोग मौजूद थे। जैसे ही इंद्रायणी नदी के बहाव में पुल बहा, यहां पर अफरा तफरी मच गई। अब सवाल है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। जानकारी के अनुसार पुल पहले से जर्जर हालत में था। 2 साल पहले यहां नोटिस चस्पा कर दिया गया था, लेकिन सवाल है कि पुल को बंद क्यों नहीं किया गया। पुणे में हुए पुल हादसे की नई तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर इंद्रायणी ब्रिज टूटने से तुरंत पहले की है। इस तस्वीर में पुल पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। छोटे से पुल पर 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये इंद्रायणी पुल जो किस तरीके से इसने जल समाधि पूरी तरीके से ले ली, लेकिन इससे पहले इसी पुल पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग दिखाई दिए और ये तब जब वहाँ पर एक नोटिस बाकायदा चस्पा किया गया था। नोटिस इस बात को लेकर था कि ये पुल सही हालत में नहीं है, पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है, इसका इस्तेमाल करने से बचें। पर सवाल ये कि या तो फिर इसे पूरी तरीके से ब्लॉक करके बंद कर दिया जाता, क्योंकि लोग बावजूद उस नोटिस के इस पर से गुजर रहे थे, आवाजाही कर रहे थे। जो लोग टूरिस्ट थे वो यहाँ पहुँच रहे थे, उन्हें इस बारे में शायद इसकी स्थिति उस तरीके से नहीं पता थी, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर नोटिस पढ़ने के बाद भी अगर लोग इस तरह से क्रॉस कर रहे थे इसे, तो ये भी एक लापरवाही लोगों की।
तो इस खबर पर हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कथा तो की ही, प्रशांत महासागर में मोटर बोट भी चलाई और प्लेन में भी उड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा में था उनका 40,000 का चश्मा और 60,000 वाली जैकेट। सोशल मीडिया पर आरोप लगाए गए, फकीर होकर इतने महंगे और ब्रांडेड सामानों के प्रयोग पर सवाल उठाए गए। अब इन्हीं आरोपों पर बाबा बागेश्वर का जवाब आ गया है, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा कि अगली बार वो 1 लाख की जैकेट पहनेंगे। अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, पर चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं। गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, इस कहावत का जीता जागता उदाहरण बन चुके विश्वास कुमार रमेश का एक ताजा वीडियो सामने आया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में विश्वास कुमार रमेश इकलौते यात्री हैं जो बच गए। प्लेन में सवार बाकी 263 लोगों की मौत हो गई, जिसके कारणों का पता लगाने के लिए हाई लेवल मीटिंग हो रही है। लेकिन ये नई तस्वीरें सामने आई हैं। प्लेन क्रैश में इकलौते जिंदा बचे व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश की। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ आपको धुएं का गुबार, आग जलती हुई दिखाई दे रही होगी, और उसी साइड से आता हुआ वो व्यक्ति जिसको एक चमत्कार से कम नहीं माना गया, क्योंकि जिस प्लेन में जब वो क्रैश हुआ, जब वो ब्लास्ट हुआ, जब उसमें धमाका हुआ तो कोई नहीं बचा। लेकिन ये शख्स किस तरीके से बचकर वहां से निकलकर सही सलामत बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये उसका नया वीडियो है। और वाकई इसने हर किसी को हैरान कर दिया, चौंका दिया, चमत्कार पर एक बार फिर से विश्वास करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये विश्वास रमेश का नया वीडियो, जिस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, उसी तरफ से चलते हुए ये आ रहे हैं, और उसके बाद इनके चेहरे और हाथ पर थोड़ी बहुत चोटें जरूर आई थी, खरोचे, लेकिन इसके अलावा ये पूरी तरीके से सुरक्षित बच गए। देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे की जांच लगातार जारी है, और इसी कड़ी में विमान के कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद हो गया है। वॉइस रिकॉर्डर की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपको बता दूं इसके बारे में कि ये डिवाइस पायलट के सिर के ऊपर लगा रहता है। ये देखिए, आपके सामने उसकी तस्वीरें हैं, और कॉकपिट की जो आवाजें होती हैं वो इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। जो भी बातचीत होती है वो ये रिकॉर्डर अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। वॉइस रिकॉर्डर से जहाज की जो भी गतिविधि है वो रिकॉर्ड अगर हुई तो उसका पता चलेगा। साथ ही इसकी मदद से विमान क्रैश की वजह भी पता चल सकेगी, क्योंकि आखिरी मोमेंट पर क्या बातचीत हुई वो इसमें रिकॉर्ड हुई होगी। इससे पहले शनिवार को विमान के ब्लैक बॉक्स के दोनों कंपोनेंट बरामद हो गए थे, जिन्हें डीजीसीए ने अपने कब्जे में ले लिया है, और उसकी भी जांच की जा रही है, ताकि असल वजह आखिर क्या रही। जो तमाम अभी आशंकाएं हैं, आखिर कौन सी वो वजह जिस वजह से ये विमान क्रैश हुआ, ये साफ हो पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।